So, good evening, everyone. I know it's a special occasion for you as well. Teachers Day पे सभी लोग पढ़ाई ना करके और different teachers का role play करते थे. But अभी तो we cannot do anything like that. So मैं ही teacher का role play करूँगा और आप student का role play कीजिए और समझते जाइए, ठीक है? बस मैंने morning batch में भी यही बात बोली थी. Keep your spirits high, right? Try to keep certain ideologies for yourself. उनको फॉलो करो एंड try to adopt positivity in life and be a motivator for yourself and others. That's it. Life simple हो जाती है. Be daring or be that much good to yourself कि आप जो भी आता है उसे accept कर सकें. Accept the things as they come to you, right? Do not complain. Fill yourself with positivity, fill the surrounding atmosphere with positivity, and the life becomes simple. So it is better to live a simple life. Yeah, fill it with the challenges, but then again try to work hard to achieve all those challenges so that life again becomes simple, right? So and always do something to keep yourself physically fit. That is very important. If you're not physically fit, अपने आप mental health खराब होने लगती है. Be physically fit so that your mental health also remains good. So no more preaching, just move on to collision. हम लोग collision पढ़ रहे थे. collision में different types understand की. तो जो लोग क्लास कर रहे हैं, I expect कि आप सभी नोट्स बना रहे हैं. आज मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को बुलाया था विद पेरेंट्स और ये मैंने अब शुरू कर दिया. मैं बारी बारी से बाकियों को बुलाऊंगा. कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नोट्स ना बनाए. Send your PDF after the class. So what is collision and what are the different types of collision? We are through with that. We understood what is a perfectly elastic collision, or simply say elastic collision. कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, राइट? सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं. उसके लिए हमने फाइनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस किए 1D के लिए, V1 और V2, उसके स्पेशल केसेस किए. देन वी मूव्ड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें स्पेसिफिकली आपने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को अंडरस्टैंड किया. तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे जो आपने डिराइव किए थे. 1D इलास्टिक कोलिजन के अंदर व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड? इट केम आउट टू बी, कैन एनीबॉडी स्पीक अप? क्या एक्सप्रेशन आया था? फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इलास्टिकली इन 1D. एनीवन? 4 टाइम्स. अब तो याद आ गया होगा. 4m1 m2 upon m1 plus m2 square. Yeah, upon m1 plus m2 whole square. This was the fraction of kinetic energy transferred, right? और इसी तरह से एक एक्सप्रेशन करवाया था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट? कोलिजन के बाद जो एनर्जी लूज आउट हो जाती है वो कितनी थी? हाफ ऑफ m1 m2. एनीबॉडी? अपॉन m1 प्लस m2, नहीं याद नहीं है, इनटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर. आया कुछ ध्यान? जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हो, जो लास्ट डेरिवेशन आप लोगों ने की थी भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो एक्सप्रेशन आता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर. इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा. ये जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया था, ये इस सिचुएशन के लिए किया था कि m1 और u1 इधर m2 और u2 ट्रेवल करते हैं, कोलाइड करते हैं और फिर फर्दर अलग अलग v1 और v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, राइट? अब अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते तो क्या होता? अगर ये ऑपोजिट में ट्रेवल करते तो आप एक्सप्रेशन देखो क्या लिखते? m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. एग्री? क्या अप्लाई किया मैंने? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो यार कौन सी एक चीज हमेशा रहती है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज एप्लीकेबल देयर. सो दिस गिव्स मी v इज इक्वल टू व्हाट? m1 u1 minus m2 u2. So there's a difference of this negative sign upon m1 plus m2. Always take care. और इसी में जब आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ऑब्वियस है यार, जब सामने से आगे दो चीजें टकराएंगी तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा. तो उस केस में क्या होता है? एक्सप्रेशन बन जाता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस u2 स्क्वायर. जब उसे u1 प्लस u2 होल स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी द आंसर. सो जब सेम डायरेक्शन में तो u1 माइनस u2 करके सॉल्व होता है, एनर्जी लॉस कंपैरेटिवली कम होता है. ऑपोजिट में आते हैं तो u1 प्लस u2 हो जाता है, तो वो सॉल्व करके आएगा. चलो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं.
लिखिए जरा। तो मेन आपको जो सीबीएसई के पॉइंट से डेरिवेशन करनी है वो यही थी, एक सिर्फ और करेंगे 2D के लिए। लिखिए जरा, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, काफी है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम traveling with 200 meter per second, bullet of mass 50 gram traveling with 200 meter per second, embeds मतलब अंदर घुस जाती है, in a wooden block of mass say 2 किलोग्राम। ठीक है, एम्बेड्स का मतलब उसके अंदर ही रुक जाती है, 2 किलोग्राम। फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी। तो क्या अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर सॉल्व करते हुए? ध्यान दें, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम। देयर वाज अ बुलेट व्हिच वाज फायर्ड, mass of the bullet was 50 gram, was traveling with 200 meter per second. It comes and stays inside, embeds का मतलब है उसके अंदर ही रुक जाती है ऐसे करके। अब ये कंप्लीट सिस्टम किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कंसीडर इट एज अ कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लिखिए, दिस रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आप कंप्लीट लिखेंगे, पीआईसी कोई टीचर्स रिकमेंड नहीं करेंगे। PIC stands for perfectly elastic collision, right? So what can we do? Apply conservation of linear momentum. So applying conservation of linear momentum अप्लाई करना पड़ेगा। पहले कितना मास था 50 ग्राम, तो 50/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया इनटू वेलोसिटी दैट इज 200। So initially one of the block was at rest, so only one was traveling, that is bullet was traveling. Mass into velocity for the bullet must be equal to total mass, that is 2 kilogram plus 50 gram, 2050। इतने ग्राम हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर से 1000 से कर दो डिवाइड, गॉट दैट, मास इनटू वेलोसिटी। सो बहुत ही आसान है, जब बुलेट एंटर करगी तो दोनों ने सेम वेलोसिटी से चलना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है यार। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, यहां देखना एक जीरो इधर से इधर हट गई, v फाइंड आउट करना था, v बिकम्स 5 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 205। सो 5 4 जा 20, 5 1 जा कितना आ जाएगा, लगभग 40, 5 जा 200 होता तो 5 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो मैं 4.9 डाल दूं मीटर पर सेकेंड। तो कहा वो बुलेट 200 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और अभी ये कंबाइंड सिस्टम 4.9 मीटर पर सेकंड के राउंड चलने लगेगा। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। चलें आगे, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं ये स्प्रिंग से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्ट, ये काम करते हैं। पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करवाता हूं जो इसी टाइप के वुडन ब्लॉक से रिलेटेड है। चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ध्यान से करना। क्या होता है, ऐसे करके एक स्ट्रिंग से और एक वुडन ब्लॉक हैंग कर रहा था, ठीक है, स्ट्रिंग से वुडन ब्लॉक हैंग कर रहा था और इधर से एक बुलेट आती है और ये बुलेट इसको हिट करती है और इसके अंदर ही एम्बेड हो जाती है, उससे ये पूरा सिस्टम देखो यहां से टूट तो सकता नहीं, तो यहां से घूमता है ऐसे ऊपर की तरफ। सो व्हाट दे वांट टू नो, दे जस्ट वांट टू नो कि भाई ये यहां से कितनी हाइट पर राइज करेगा, कितनी हाइट पर ये राइज कर जाएगा। मैं कलर चेंज कर दूं, यहां से यहां तक कितनी हाइट हो जाएगी। सो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट डालता हूं, आपको लिखवाता हूं। बुलेट का मास स्मॉल m, ब्लॉक का मास कैपिटल M। इस समय इसके अंदर यहाँ बुलेट हमें दिखाई देगी क्योंकि वो स्टिक हो चुकी है, इसके अंदर रुक चुकी है। हाइट h आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लिखिए जरा, लिखिए ए वुडन ब्लॉक
wooden block of mass capital M, wooden block of mass capital M hangs vertically as shown, such that a bullet of mass small m traveling at, इसको u लिख देता हूं, traveling at u meter per second embeds inside it, उसके अंदर एम्बेड कर जाती है, embeds inside it. ठीक है, calculate the height up to which the block rises, block plus bullet rises. ये करना है. तो आई होप स्टेटमेंट वाइज तो आपको क्लियर हो गया होगा. ऐसे स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, बुलेट जिसका मास स्मॉल एम है, वो यू वेलोसिटी से आती है, उसके अंदर एम्बेड कर जाती है. और ऐसा करने की वजह से ये यहाँ से तो टूटेगा नहीं, तो ऊपर की तरफ उठ जाता है. ऊपर उठता तो पूछा कितनी हाइट तक उठेगा, ये आपको सॉल्व करना है. तो देखते हैं सॉल्यूशन. अब क्या क्या अप्लाई किया जाए. देखो, जहां आपको कोलिजन दिखाई दे तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही अप्लाई करना है. हो सकता है किसी क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज होता हो, पर अगर आपको लगता है वो कोलिजन है तो आप पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं. तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो स्मॉल एम है वो यू से चला आ रहा है, और फिर स्मॉल एम और कैपिटल एम मिल जाते हैं और वी बनाते हैं. ठीक है ना, स्मॉल एम और कैपिटल एम ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, वी बनाते हैं. फाइनल स्पीड. तो भाई वी कितनी हो गई, देखें, वी बिकम्स इक्वल टू एम यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. राइट. मैं यहाँ ना जनरल लेके इसलिए सॉल्व करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, रादर देन कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में फंस जाएं. आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या क्या करना है हमें. सो ठीक है, इससे मिल गई वो वेलोसिटी जिससे यहां से देखिए राइज करना शुरू करेंगे. फिर किसी हाइट तक जाना है. देखो, अब जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, लिखिए. नाउ वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इसके एम्बेड हो जाने के बाद आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. यानी कि m प्लस m इंटू जी एच बिकम्स इक्वल टू हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर. यहां मैं स्टार मार्क करके दो चीजें लिख देता हूं. v इज द कॉमन velocity acquired. V is the common velocity acquired after collision. और भाई जो h है वो क्या है, h be the height to which system rises. जिस हाइट तक ये राइज करता है. तो ध्यान से सुनिए, पहले कोलिजन हुई, आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली. अब वो जो वेलोसिटी वो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर रहा है सिस्टम की. भाई इस पार्ट में कुछ लॉस हुआ है. कैसे, जब बुलेट वुड के अंदर एंटर करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से हीट नहीं जनरेट होगी, एग्जैक्टली होगी, लेकिन वो तो जो होनी थी हो चुकी. अब जब दोनों साथ चलने लगे, वो सब होने के बाद उस समय की वेलोसिटी आपने निकाल ली, तो अब तो कोई हीट जनरेट नहीं होनी. इसलिए अब आप लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो बच्चों यहां से m प्लस m हो गया कैंसिल. आपको निकालना है h बिकम्स इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g. तो h बिकम्स इक्वल टू v स्क्वायर, v की वैल्यू पुट की जाए, m स्क्वायर u स्क्वायर बाय,
आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू थी इधर mu अपॉन m प्लस m, तो m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर इंटू 2g, m square u square upon m plus m whole square into 2g. This comes out to be the height. This is the height. क्लियर हुआ? तो इसका कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इसका तरीका समझना है. बुलेट एंटर करे तो पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, फिर वहां से हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी एच करके सॉल्व करो. ठीक है बच्चों, आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको. अब लिखिए 2D कोलिजन. 2D कोलिजन, और वो भी हमने बेसिकली कौन सी पढ़नी है? इलास्टिक. हमें सिर्फ इलास्टिक 2D कोलिजन पढ़नी है. क्या शो करना है कि जैसे, हाँ जी ओके राघव, हमें बेसिकली 2D कोलिजन पढ़नी है जिसके अंदर आप समझ सकते हैं, और इलास्टिक बोल रहे हैं तो इलास्टिक बोलने का मतलब है कि उसमें ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा और आप मोमेंटम कंजर्वेशन पे अप्लाई कर ही सकते हैं. सो मैं डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे ये एक बॉल है, ये ट्रेवल करती हुई जा रही थी ऐसे इस लाइन के अलॉन्ग, दूसरी बॉल ऐसे रखी हुई थी इधर, ठीक है, इसका सेंटर यहां पर था. मास m1 ट्रेवलिंग विद u1 कर लो, मास m2 was ट्रेवलिंग विद u2. चलो ये भी हो गया. इसके बाद ये आके जब हिट करती है तो इनमें से एक निकल लेती है इधर कहीं, दूसरी निकल जाती है इधर कहीं. पहले दोनों का जो वेलोसिटी थी वो या मोमेंटम था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था. अब यहां से एक सपोज θ1 एंगल पे निकल जाता है, दूसरा θ2 पे. बना देते हैं. m1 जो है वो इधर निकल गया विद v1, और भाई m2 इधर निकल गया विद v2. बनाए शाबाश. डायग्राम कंप्लीट कीजिए. आई होप ऊपर वाला पार्ट सबने लिख लिया होगा. What does it represent? There is a ball या block of mass m2 which is initially moving with velocity u2, and m1 traveling with u1. Fine. So ये आके इसको सेंटर से थोड़ा ऊपर हिट करता है जिससे कि ऑब्लिक कोलिजन बन जाती है. ऑब्लिक कोलिजन होने के वजह से कैरम के अंदर होता है. m1 goes with velocity v1 at say angle θ1 with this axis, and m2 goes in this direction with velocity v2 at angle θ2. ठीक है बच्चों? सो ये होगी ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्लिक कोलिजन. अब लिखिए लेट इनिशियल वेलोसिटी of m1, initial velocity of m1 is not along line joining centers of m1 and m2. Initial velocity of m1 is not along line joining centers of m1 and m2. ठीक है, ऐसा नहीं है. so it becomes oblique elastic collision. Oblique elastic collision as shown above. तो सब लिखवा दिया मैंने. फिर लिख दीजिए फाइनल वेलोसिटीज. लिखे प्लीज. Let initial velocity of m1 is not along the line joining centers of m1 and m2, so it becomes oblique elastic collision as shown above. Final velocities v1 and v2 respectively. Final velocities v1 and v2 respectively. ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, वो एंगल्स शो कर रखे हैं तो उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं. लिखिए फर्स्ट वन, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x axis.
देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है भाई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रॉपर्ली बना लीजिए। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो सोचो जरा, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2। सो दैट शुड बी इक्वल टू m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2। दिस बिकम्स इक्वेशन 1। ध्यान दीजिए जरा डायग्राम की तरफ, देखिए ध्यान से, m1 u1 plus m2 u2 both are in positive x direction, और m1 v1 cos theta 1 और m2 v2 cos theta 2 they also are along positive x direction। तो दोनों को उठा के ऐड करना है। सो ये बन गया भाई, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कर सकते हैं, जो y एक्सिस के अलोंग है वहां भी लगना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वहां पर तो इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, क्योंकि देखो दोनों की वेलोसिटी और दोनों का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन में था। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो भाई फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो बच्चों फाइनल जीरो कैसे होगा, अगर m1 v1 का इधर जो कंपोनेंट है वो m2 v2 के डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस कर दे। सो दैट इज व्हाट इज गोना हैपन। लिखिए सेकंड, नाउ अप्लाई conservation of linear momentum along y axis, along y axis। y axis के along जाओगे तो क्या बनेगा, m1 v1 sin of theta 1 is equal to m2 v2 sin of theta 2। that is equation number 2। ध्यान दें, अगर आप x axis की बात करेंगे तो x axis के along तो आपने समझ लिया कि यहां से m1 u1 यहां से m2 u2, और ये m1 v1 cos थीटा 1 m2 v2 cos थीटा 2। इधर जाएंगे तो m1 v1 sin थीटा 1 और m2 v2 sin थीटा 2, इन्हें इक्वेट कर दिया। ठीक है, डन। बस यहां से सीखना है कि कैसे डील करना है हम लोगों को। अब उसके बाद बच्चों क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिखिए जरा थर्ड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी remains same for elastic collision। for elastic collision, जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। सो माय डियर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज half m1 u1 square plus half m2 u2 square becomes equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आप लिख लीजिए इसे, हाफ यहां से कैंसिल हो सकता है, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस करता हूं। तो रिकॉर्डिंग वालों, तुम्हारी वजह से ना क्लास कई बार बड़ी स्लो हो जाती है, रिकॉर्डिंग बार बार ऑन करनी पड़ती है। देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट आप कर रहे थे, इस पार्ट के अंदर आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां लगाया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो अंशुल आप वाई एक्सिस के अलोंग कह रहे थे, मैं फिर समझा देता हूं आपको। देखो बच्चे, ये दोनों एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे इनिशियली, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन वो जीरो, वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं था, इसलिए कोई फाइनल मोमेंटम भी नहीं होना चाहिए। सो फाइनल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन मस्ट कम आउट टू बी जीरो। तो आप देखें, इसका y डायरेक्शन में क्या बना, m1 v1 sin थीटा 1 इन पॉजिटिव y, और इसका क्या बना, m2 v2 sin थीटा 2 इन नेगेटिव y। तो भाई अगर पॉजिटिव y और नेगेटिव y में इक्वल मोमेंटम चला जाएगा तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर, इधर का मोमेंटम और इधर का मोमेंटम बैलेंस कर जाते हैं। तो वही लिखा है देखो, m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2। हाँ जी अंशुल, क्लियर हो आपको? अंशुल क्लियर हुआ? कुछ और रह गया तो दोबारा बोल सकते हो अभी। यस सर, हो गया सर। ठीक है डियर। और फिर बताया कि काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। सो आपने वो एक्सप्रेशन डाल दिया, दैट्स इट, इतना ही समझाना था। अब बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप बिलियर्ड या पूल की बात करते हैं, एक बॉल रखी थी, दूसरी बॉल ने आके हिट किया, एकदम सीधा नहीं, सेंटर के लॉन्ग नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हिट किया, तो बच्चे वो ना हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे जाती है।
तो आप देखते हो बहुत सारे लोग बिलियर्ड्स में पूल में एक के बाद एक बहुत सारी बॉल्स को जो है ना होल में पोर्ट करते रहते हैं। तो उनके पीछे का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि दे नो एग्जैक्टली कहाँ हिट करने से कितना एंगल बनेगा, तो वो प्रैक्टिस से आता है। तो उसमें दोनों बॉल्स के बीच का फाइनल एंगल 90 डिग्री बनता है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, टू शो दैट टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स finally travel at 90 degree with each other after 2D elastic collision if second one was initially at rest, second one was at rest, ये आता है हिट करता है एक इधर, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। चलो आगे बात करते हैं। दोनों आइडेंटिकल है ना यार, तो मैं M1 M2 क्यों कंसिडर कर रहा हूं? तो सबसे पहले तो ये लिखो यार, M1 और M2 को उठा के M कर दो, सही है। M1 M2 को उठा के M कर दो, वेलोसिटीज मेंशन कर दो। मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, अभी तो रेस्ट पे था तो इसकी तो लिखनी नहीं है। फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। आई टोल्ड यू विल बी डूइंग दिस डेरिवेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो लिखिए माय डियर, अप्लाइंग, सबसे पहले अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू मास इंटू v1 प्लस मास इंटू v2। समझते हैं इस बात को? m इंटू u1 इसके लिए बिकम्स इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। अब यहां से m का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, m कैंसिल आउट हो तो क्या बचा, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। दिस बिकम्स राइट, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। लिखिए शाबाश, बहुत ही आसान सी चीज है। अब एक छोटी सी बात समझना, जिनको भी डॉट प्रोडक्ट आता है बताना बच्चों, i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, मानते हो? अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई u1 डॉट u1 क्या होगा, तो अपना आंसर बोल के बताओ क्या होगा। अगर मैं u1 डॉट u1 सॉल्व करने जाऊं तो क्या आंसर आएगा? u1 और u1 के बीच में एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 0। हाँ जी, तो u1 मल्टीप्लाइड बाय u1 इंटू कॉस ऑफ 0, यानी कि u1 स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि a डॉट a स्क्वायर होता है। a डॉट a कितना होता है, a स्क्वायर। ऐसे ही b डॉट b क्या होता है, b स्क्वायर। तो ये समझे। तो क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि सेकंड हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं, तो इसको ना स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, खुद से डॉट कर देते हैं। लिखिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और बच्चों यहां पे वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर करने का मतलब है कि आप u1 डॉट u1 करने जा रहे हैं, इधर v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 करने जा रहे हैं। दिस इज इट, u1 डॉट u1, v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। अब एक काम करो, देखो सारी कहानी तो v1 v2 के बीच के एंगल की है, उस एंगल को थीटा मान लेते हैं। लिखिए लेट फाइनल एंगल बिटवीन v1 एंड v2 बी थीटा। v1 v2 के बीच में एंगल आ गया थीटा। चलो तो सॉल्व करते हैं। u1 डॉट u1 कितना, u1 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू, नाउ सी केयरफुली, आप पहले v1 डॉट v1 करेंगे, ठीक है? मैं लिख देता हूं एक बार सारा, v1 डॉट v1 सभी लिखते जाओ, प्लस अब v1 का v2 के साथ डॉट करेंगे, v1 डॉट v2, फिर अब v2 का v1 के साथ, यानी v2 डॉट v1, और फिर v2 v2 के साथ, प्लस v2 डॉट v2। देखें फिर ध्यान से, v1 डॉट v1, v1 डॉट v2, v2 डॉट v1, v2 डॉट v2, ये करके आ गया। अब क्या हुआ देखो, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डॉट v1 बन गया v1 स्क्वायर, v1 डॉट v2 क्या बन गया, a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा, सो v1 v2 cos ऑफ थीटा, प्लस अच्छा a डॉट b हो या b डॉट a हो क्या फर्क पड़ता है, अगेन v1 v2 cos ऑफ थीटा,
plus v2 dot v2 is v2 square. I hope I've been able to make this thing very clear to you guys, right? देखो v1 square v2 square v1 v2 cos theta v1 v2 cos theta, that is what we get. अब यहां से देखिए u1 square is equal to v1 square plus v2 square plus twice of v1 v2 cos of theta. This becomes my first equation. लिखे शाबाश. This is my first equation here. Done. अब लिखिए second. Apply conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy before and after collision. Before and after collision. मैं एक बात बार बार बोलता हूं, फिर समझा रहा हूं. During the collision, kinetic energy does not remain conserved. When the objects collide, a part of the kinetic energy gets converted into elastic potential energy. क्योंकि कुछ compression आएगा. जैसे ही compression आएगा, इसका मतलब कौन सी energy आ गई? Potential energy. तो इसीलिए मैं before और after use कर देता हूं. तो आप चाहे तो कंजर्वेशन वर्ड को छोड़ भी सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर. तो माय डियर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ ऑफ m इंटू यू वन स्क्वायर. अब यहां चाहते तो सिर्फ u भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर. भाई काइनेटिक एनर्जी की सबसे मजेदार चीज क्या है, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो सीधा u और v लिखना होता है. अब m/2 हो गया कैंसिल, राइट? सो व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर इज u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट? ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन 1 में करेंगे सब्स्टिट्यूट. कारण सुनिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बिकम्स u1 स्क्वायर. तो देखें, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए. ठीक है जी, कर देते हैं. तो बन गया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos ऑफ थीटा. अब भाई u1 स्क्वायर से तो u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा बन गया 0. लिखो लिखो शाबाश. ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा बन गया 0, यानी कि जो cos थीटा है वो बन गया 0, यानी कि थीटा जो है वो बन गया 90 डिग्री. सो दैट्स ऑल. यही प्रूव करना था. एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा क्या कुछ किया हमने इसमें. अब कल तक का होमवर्क आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज रहेगा. वर्क एनर्जी की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो, कल वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ. चलिए बढ़े आगे. मैं समझाता हूं दोबारा से क्या किया हमने. 2D इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास. मैं जब भी इस एग्जांपल को बोलता हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो बिलियर्ड या पूल टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है, दूसरी बॉल आके उसको हिट करती है. सो दे मासेस आर इक्वल, सो हर एक को m कंसीडर कर लिया. It was traveling with certain velocity, it hits and ultimately they gain velocities v1 and v2. So apply conservation of linear momentum in vector form. We get this. अब वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर करने का मतलब इनका आपस में डॉट करना है. तो अब जैसे ही डॉट करते हैं तो u1 डॉट u1 स्क्वायर बन जाता है. यहां से आपको 3 टर्म्स मिलती है. क्या क्या? v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर एंड 2v1 v2 cos ऑफ थीटा. सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन. सो वहां से यूज किया और उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें मिल गया 2v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0. सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90. होता क्या, जब ये मैं करता हूं तो बहुत ही आसान लगता है. अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पा रहे होंगे. ऐसा ही टोल्ड यू, आज मैंने 2-3 बच्चों को बुलाया था, उनसे बात की है, उनके पेरेंट्स को साथ में बुलाया था. सो मैं सबको बुलाने वाला हूं, उन सबको जो पीडीएफ नहीं भेजते हैं
So if you want to see me, most welcome my dear. Don't send me PDFs. I'll surely ring you up. आज और कल में मैं बुलाने वाला हूं आपको. और एक और चीज सोच रहा था मैं, आप में से जो कोई कल मुझे साइकिलिंग के ड्यूरिंग मिलना चाहे तो हम टाइम फिक्स अप कर सकते हैं. मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप में से जो आना चाहे आ सकते हैं. वी कैन सी ईच अदर देयर. ठीक है, चलो ये हो गया. अब मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं. मतलब कोलिजन वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट डन हो गया. सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में तो बड़ा वास्ट है, बड़ा मजा आता है क्वेश्चंस करने में. तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो एनसीईआरटी में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पावर का क्वेश्चन है. आप सबको पता है आपके घर में वाटर टैंक होता है टॉप पे. उस वाटर टैंक में एक तो वाटर का इनलेट पाइप होता है और एक आउटलेट पाइप होता है, राइट. नॉर्मली आप सबने अपने घर में मोटर इंस्टॉल करवा रखी होगी, इलेक्ट्रिक मोटर. वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, अंडरग्राउंड वाटर को उठा के और एक पाइप के थ्रू ऊपर तक भेजती है, राइट. ये पाइप होता है जिससे अंडरग्राउंड वाटर को उठा के ऊपर तक भेजती है और फिर ग्रेविटी की वजह से यहां से नीचे आ जाता है. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट सेंडिंग अप दिस वाटर. तो ध्यान से सुनते जाना. ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है और मैकेनिकल वर्क करती है. यानी इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक पावर एंड प्रोड्यूसेस मैकेनिकल पावर. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. तो लिखिए सबसे पहले एन, स्टार मार्क करके लिख देना. एन इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक पावर to do mechanical work. So मैकेनिकल वर्क करने के लिए ये मोटर इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है. तो खुद से समझिए आप, इलेक्ट्रिक पावर को PE लिख देते हैं और मैकेनिकल पावर को PM लिख देते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट करना. अब यहाँ पे ना एक वर्ड आता है एफिशिएंसी. तो उससे पहले एक कहानी सुन लीजिए. इलेक्ट्रिक मोटर में करंट फ्लो करेगा. अब किसी भी चीज में अगर करंट फ्लो करेगा तो वहां पर रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट लॉस होगा. यानी कि जो मैकेनिकल पावर है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पावर के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जो उसने यूज करी उसका कुछ पार्ट उसने हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर दिया. तो सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए ए पार्ट ऑफ इनपुट इलेक्ट्रिक पावर is lost as heat. Hence output mechanical power. लिखे शाबाश. मैं एक फॉल्ट लेता हूं. A part of the input electric power is lost as heat. Hence, कॉमा डाल के, hence output mechanical power is always lesser than P electric. इलेक्ट्रिक पावर से मैकेनिकल पावर हमेशा कम होगी. तो इसीलिए यहां पर एक वर्ड डिफाइन किया जाता है एफिशिएंसी. लिखिए हाउ एफिशिएंट इज अ मोटर. एफिशिएंसी ऑफ मोटर, इसका सिंबल रहता है ये, दैट्स इक्वल टू. ध्यान देना यार, मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपने लेक्चर अटेंड किया, उसमें से कितनी चीजें याद रख पाए, है ना. और मोटर की एफिशिएंसी क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक पावर मिली थी, उसमें से कितनी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पाए. तो जितना मैकेनिकल में ज्यादा कन्वर्ट कर देगी उतनी बेटर है. तो एफिशिएंसी क्या होती है, लिखिए आउटपुट मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिक पावर. आउटपुट मैकेनिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, ये रहती है एफिशिएंसी. इसे आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली फ्रैक्शन में रख सकते हैं. सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चन करवाना है आपको. ठीक है, फटाफट देखते जाएं होता क्या है. लिखिए ए मोटर लिफ्ट्स m किलोग्राम वाटर. कई बार वॉल्यूम गिवन होता है तो आप जानते हैं वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में 1000 होती है, सीजीएस में 1 होती है. वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा. सो मोटर लिफ्ट्स m किलोग्राम वाटर अप टू ए हाइट h
ठीक है, एंड its efficiency is eta. ये सपोज परसेंटेज में गिवन है, मैं ना यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ ताकि आपको सोचना समझना आसान हो जाए। इट्स एफिशिएंसी इज, मान लेते हैं 60% है, काफी होती है 60 भी। इट्स एफिशिएंसी 60%। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड। आई एम श्योर आप में से काफी लोग विजुलाइज कर पाए होंगे, जैसे आपके घर में जो मोटर पानी ऊपर चढ़ाती है तो वो बिजली खपत कर रही है और पानी ऊपर चढ़ाते हुए कुछ हीट लॉस कर रही है, तो ऐसे में कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये क्वेश्चन बन गया। सॉल्यूशन क्या सॉल्व करें, हम जानते हैं 60% का मतलब होता है 60/100, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। 60/100 इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर अपॉन इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों P मैकेनिकल अपॉन P इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख दीजिए। अब खुद सोचो पावर क्या होती है। अच्छा, इसमें मैंने टाइम नहीं लिखा यार। मोटर लिफ्ट्स m किलोग्राम वाटर पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड कर दो, आसान हो जाएगा। मोटर लिफ्ट्स m किलोग्राम वाटर पर सेकेंड टू हाइट h एंड इट्स एफिशिएंसी 60%, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। तो बच्चों मैकेनिकल वर्क डन इन लिफ्टिंग कितना हो गया, mgh। मानते हो m मास को h हाइट उठा के ले जाओगे तो कितना वर्क हो जाएगा, mgh। लेकिन अगर मैंने उसे पर सेकंड डाल दिया तो ये वर्क पर सेकंड हो गया ना, तो वर्क पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर। तो ये मैकेनिकल पावर हो गई और निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। क्या कोई ऐसा है जिसको ये समझ ना आया हो, m मास को h हाइट उठाना है तो वर्क डन कितना होगा, mgh वर्क होगा। और मेरे भाई m मास क्योंकि पर सेकंड गया तो पर सेकंड mgh वर्क होगा, वर्क डन पर सेकंड को ही तो पावर कहते हैं। तो ये बन गई मैकेनिकल पावर अपॉन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो अब देखिए यहां से एक जीरो को उड़ा देते हैं, Pe चाहिए था, Pe becomes equal to mgh multiplied by 10/6। Pe ऊपर चला जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा, तो 2 5 2 3 सो आंसर आ गया 5/3 ऑफ mgh, राइट। 5/3 is greater than 1, so electric power consumed is comparatively greater. Now my dear, your homework is do NCERT back exercise as much you can do, complete करने की कोशिश करना, तो वर्क एनर्जी कल फिनिश अप हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो एज रिक्वेस्टेड बाय अंशुल, मैं एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूँ। देखो क्या है बच्चों, हमारे घर में पानी की मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर टंकी तक लिफ्ट करती है। मान लो ये हाइट h है और ये m मास को h हाइट तक लेके जाते हैं तो कितना वर्क करती है, mgh। और अगर ऐसा t टाइम में करती है तो कितनी पावर हो जाती है, mgh/t। तो अगर इतना मैकेनिकल वर्क हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर भी तो कंज्यूम हुई है ना। उस इलेक्ट्रिक पावर में से कुछ पार्ट करंट फ्लो करने की वजह से रेजिस्टेंस में, आपने पढ़ा ना I²R 10th के अंदर, तो I²R का पावर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी इलेक्ट्रिक पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसीलिए हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं कि भाई कितनी आउटपुट मिल पाई कितनी इनपुट के लिए। तो जैसे मैंने कहा आप अपनी एफिशिएंसी देखो, आपने क्लास अटेंड करी, आप कितना याद रख पाए। सो आउटपुट अपॉन इनपुट इज एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट अवे कहा कि ये जो मोटर है ये m मास को पर सेकेंड, m मास पर सेकेंड लिफ्ट करती है टू हाइट h। तो कितना वर्क करती है पर सेकेंड, mgh। अच्छा, वर्क पर सेकेंड तो पावर होती है, इसीलिए मैकेनिकल पावर को मैं डायरेक्टली लिख पाया mgh। और एफिशिएंसी थी 60% यानी 60/100, राइट। अगर ये लिखता 0.6 तो मैं 0.6 लिखता यानी 6/10, एक ही बात है। तो वहां से PE सॉल्व कर रहा था। अंशुल अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन।